दोस्तों नमस्कार। इस देश में संविधान है, संविधान में दर्ज समानता है, संविधान में दर्ज सामाजिक न्याय है। और आज सरकार को संविधान की याद आ गई, प्रधानमंत्री को संविधान की याद आ गई, जिसमें समानता का जिक्र है और सामाजिक न्याय का जिक्र है। दरअसल मसला इस देश के भीतर में सीधी नियुक्ति को लेकर उठा है। 45 पदों पर सरकार ने यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती के विज्ञापनों को निकाल डाला। राहुल गांधी ने उसके बाद कहा, जिस तरीके से यह सीधी भर्ती यानी लेटरल अपॉइंटमेंट हो रही है, वह इस देश के भीतर में आरक्षण को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, पिछड़ों को लेकर उनके हकों को सरकार मार रही है, यानी खत्म कर रही है। और यह सवाल 17 तारीख को पहली बार उठा जब सरकार ने 45 नियुक्तियों का जिक्र किया। और उसके बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो ना तो संविधान को मानती है, ना ही संविधान में जो समानता के अधिकार हैं और सामाजिक न्याय के जो भी प्रोविजन हैं, सरकार उसे भी मानती नहीं है। और 2 दिनों के बाद आज सरकार ने उस नियुक्ति को रद्द कर दिया। बकायदा डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक पत्र लिखा। उस पत्र के जरिए उन्होंने जो सीधी बातें लिखी वो शायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधी भर्ती आज से नहीं 10 जून 2018 से जारी थी। लेकिन उस वक्त संसद हो या सड़क हो, प्रधानमंत्री मोदी की तूती बोलती थी, बीजेपी बहुमत के साथ खड़ी थी। वो मनमर्जी तरीके से इस देश को चला रही थी, या सीधे कहें तो इस देश को हाँक रही थी। संसद के भीतर विपक्ष, उसकी मजबूती बिल्कुल गायब हो चली थी। बीजेपी अपने बूते 272 के जादुई आंकड़े के पार थी। वह 303 सांसदों के साथ खड़ी थी और उसी ताकत के आश्रय वह जिन निर्णयों को लगातार ले रही थी, 2014 में वह 282 सांसदों के साथ संसद में घुसी। सत्ता साथ थी 2018 में उसने निर्णय ले लिया कि दरअसल अब प्रोफेशनल भर्ती वो करेगी। और प्रोफेशनल का मतलब यह है कि किस तरीके से लायक लोगों को उस खास क्षेत्र से उठाया जाएगा और सरकार उनसे कामकाज लेगी। यानी यूपीएससी एक झटके में खारिज हो गया। संविधान के तहत जो चेक एंड बैलेंस था आरक्षण को लेकर और इस देश में पिछड़े और दलितों के हकों के सवाल को लेकर कि वह भी मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल हो, वह चीजें भी खत्म हो गई। लेकिन उस दौर और इस दौर में कितना बड़ा अंतर आ गया है, यह आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि यह सरकार दरअसल बहुमत की सरकार नहीं है, यह अल्पमत की सरकार है। और जो इस देश के भीतर की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में अगर आप सिर्फ अपने निर्णयों को लेंगे और आपके सहयोगी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, जो कि सत्ता को बनाने और चलाने के हकदार हैं, तो फिर आपको वापस अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी की ताकत इस दौर में लगातार वो संविधान हाथ में लेकर देश भर घूमते हुए जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उसने इस देश के मानस पटल पर ऐसा असर डाला कि बीजेपी राज्य दर राज्य पिछड़ती चली गई। और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश में तो वह ढहढहा कर गिर गई। और इस देश के भीतर में जब वोटिंग के बाद जो पैटर्न नजर आया, उसमें पहली बार बीजेपी के पक्ष में जो दलितों के वोट थे, पिछड़ों के वोट थे, आदिवासियों के वोट थे, उसमें एवरेज यानी औसत 10 से 15% की कमी आ गई। और यह पूरा वोट एक लिहाज से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन इन सब के साथ यह संकट एनडीए के भीतर भी समा गया, जो बीजेपी के साथ खड़े थे। और यही वजह है कि चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों एनडीए के सहयोगी हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन इस बार वो खुलकर सामने आ गए क्योंकि वो जानते हैं इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत देती नहीं है कि आप मनमर्जी तरीके से इस देश को हाँकते चले जाएं। और इस देश में जो लोगों के हक हैं, आप उन्हें माने नहीं, ये कहकर कि आप जनता ने हमें चुना है तो फिर हम जो मन चाहे सो करेंगे। आज लिखे पत्र में 6 जगहों पर संविधान, सामाजिक न्याय और समानता का जिक्र किया गया। और उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है।
पहले इस पत्र को आप देख लीजिए, जो 1.5 पन्नों का पत्र है, जो मंत्री महोदय की तरफ से जारी किया गया, और इसमें बकायदा अचानक सरकार को सुध आ गई कि सामाजिक न्याय नाम की भी कोई चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें दर्ज है। दरअसल इस पत्र में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती खुले तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग के हक को छीनने की प्रक्रिया थी। और मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवों में जो भर्ती कर रही है, इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए थे, राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। तो इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि संविधान और संविधान के तहत समानता और सामाजिक न्याय, और खास तौर से उसमें जो आरक्षण का प्रोविजन है, उसकी अनदेखी की जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री का कहना है इस फैसले को बदल दिया जाए, यानी इसे रद्द कर दिया जाए। और यहीं पर सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क को लेकर जो पहला सवाल 17 तारीख को उठा था, उस वक्त या उससे पहले अगर आप चले जाइएगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि अब उन्हें लेटरल तौर पे लोगों को लेना, यानी सीधी भर्ती करनी है, उस दौर से यानी 2018 के 10 जून से लेकर अगर आप मार्च 2024 चुनाव से एन पहले जो भर्तियां हुई हैं, उसका डाटा भी हमारी टीम ने निकाल कर दिया कि इलेक्शन से एन पहले मार्च 2024 में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 22 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज की भर्ती हुई, जो आखिरी भर्ती थी इलेक्शन से ठीक पहले। इलेक्शन के बाद की परिस्थितियों में इस देश की जनता के भीतर के सवाल जो जनादेश की शक्ल में आए, सरकार उससे डर गई। और उस डरने की प्रक्रिया में राहुल गांधी लगातार जो देश भर में जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उससे आप कह सकते हैं कि पहली बार इतना बड़ा दबाव सरकार पर पड़ा कि 48 घंटे के भीतर उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और यह कोई पहला मौका नहीं है। इस दौर में ध्यान दीजिए तो सरकार जो डिजिटल फॉर्म को लेकर, जो सोशल मीडिया को लेकर कानून बनाने जा रही थी, उसको भी सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि सरकार जिस लहजे में उस कानून को लाना चाहती थी, उसमें ना तो उसने किसी से मशविरा किया था, क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि 2024 के चुनाव में वह 400 पार होगी, लेकिन ऐसी स्थिति हुई नहीं। तो एक कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर 400 पार बीजेपी हो गई होती तो इस देश के भीतर जो अलग अलग सांसद अलग अलग जगहों पर, कम से कम 3 सांसदों ने तो, सिटिंग सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तो कहा था कि संविधान में हम फेरबदल कर देंगे। उसमें खास तौर से फैजाबाद के सांसद का जिक्र जरूरी है, जिसके दायरे में अयोध्या भी आता है, लल्लू सिंह जी, वह भी चुनाव हार गए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई बीजेपी को यह लगता है कि अगर बहुमत के साथ हम आ गए तो हम अपने हिसाब से इस देश को हाँक सकते हैं? और पहली बार चुनाव परिणामों ने उस पर इतना असर डाल दिया कि वो संविधान और उसमें लिखे शब्दों के महत्व को समझ चुकी है। क्योंकि जो अपराध लगातार 2018 से जारी था, उस दौर में भी बहुत सारे बीजेपी के सहयोगी भी इन सवालों को उठा नहीं पाते थे, क्योंकि वो जानते थे उनके सवाल उठाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुमत के साथ खड़ी है। 282 सीट 2014 में लेकर आई थी, 2019 में 303 सीट लेकर आई थी, और बहुमत का मतलब 272 सीट होता है। पहली बार वो खिसक कर 240 पर पहुंच गई। सरकार बनानी है तो सहयोगी चाहिए। सहयोगियों में चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू हालांकि खामोश रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की खामोशी के साथ साथ यह भी समझना होगा कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण अपने राज्य में लागू किया है, और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो सवाल बीजेपी उठा रही थी, जैसे ही आंध्र का मुद्दा आया या आंध्र में टीडीपी के आश्रय दिल्ली में सरकार बन गई, बीजेपी ने खामोशी बरत ली। तो क्या इस दौर में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ, या मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाती है, और अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए संविधान की परिभाषा हो या इस देश को चलाने के तौर तरीके हों, सब कुछ बदलना चाहती है? और इस बार वो समझ चुकी है कि उसे सत्ता में अगर बने रहना है तो फिर
सबको साथ लेकर चलना होगा, यानी सबका साथ सबका विकास का नारा भी जब दिया गया, उस वक्त भी आरक्षण हो या पिछड़ों के हकों का सवाल हो, उन सवालों से उसने आंखें मूंद ली थी। हम इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या सरकार आज जिन बातों को, जो पत्र जारी करके उसने कहा, संविधान और सामाजिक न्याय और समानता का जिक्र किया, ये 10 जून 2018 को जब 10 भर्तियां हुई थी तब नहीं था? मई 2019 में इलेक्शन के वक्त 9 भर्तियां हुई थी, क्या ये उस वक्त नहीं था? अक्टूबर 2021 में 31 लोगों की भर्तियां हुई थी, तब ये नहीं था? मार्च 2021 में 33 लोगों की भर्ती हुई, तब ये नहीं था? मई के महीने 2023 में लगभग उस वक्त 20 भर्तियां हुई, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 16 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज की भर्ती हुई। इस देश के तमाम मंत्रालयों में ये लेटरल भर्ती के जरिए जो सीधी भर्ती हुई, उसमें यह मान लिया गया कि दरअसल इसके पीछे पीएमओ खड़ा है, क्योंकि पीएमओ में ही स्क्रूटनी होती है। यूपीएससी को उसमें शामिल कर लिया जाता है, और यूपीएससी के पिछले दिनों जब चेयरमैन ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कितने कम वक्त को संभाला, और उसके बाद यूपीएससी पर जो आरोप लगने लग गए उससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो पूरे मेंबरान हैं यूपीएससी के भीतर, वो बिना सरकार की सहमति और असहमति से हटकर चल नहीं सकते हैं। तो क्या यूपीएससी की पूरी भूमिका इस दौर में 2018 से लेकर आज तक, जब आज फैसला लिया गया कि हम रद्द कर रहे हैं, तब तक इस दौर में कोई जिम्मेदारी इस देश को लेकर सरकार की नहीं थी और सरकार मनमाफिक नीतियां बना रही थी? इस सवाल का इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी है क्योंकि इस देश के भीतर में ये जो नौकरियां मिल रही थी वह तमाम मंत्रालय, यानी एक लिहाज से सरकारी नौकरी है। पीएसयू के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, यानी पब्लिक सेक्टर के जो भी उद्यम काम करते हैं उनके साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन इन सब के पीछे की हकीकत यह है कि 2013-14 में इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी तादाद 17,30,000 थी, जो आज की तारीख में घटते 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 13 लाख पर आकर खड़ी हो गई है। यानी इस दौर में 4,30,000 लोग कम हो गए हैं। और ये 4,30,000 कम सिर्फ ऐसे मत समझिए, इसको इस रूप में समझिए कि 2014 में 15,50,000 लोग, कर्मचारी अधिकारी जो पीएसयू से जुड़े थे, सरकारी कर्मचारी थे, परमानेंट हुआ करते थे। आज की तारीख में परमानेंट कर्मचारी अधिकारियों की तादाद 8 लाख है, यानी उस वक्त की तुलना में तकरीबन 7.5 लाख कम हो गए परमानेंट। कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ने भर्ती करना शुरू कर दिया। और ये लेटरल प्रक्रिया जो थी, इस दौर में सरकार के जो साथ खड़ा रहेगा, और ये जो आरोप राहुल गांधी ने सीधे तौर पर लगाया कि लगता है जैसे आप आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तमाम स्वयंसेवकों की भर्ती कर रहे हैं। जो लेटरल भर्तियां हुई उसमें कम से कम आधे दर्जन लोगों की जो भर्ती हुई, और भर्ती होने के बाद वो जिस मंत्रालय में काम कर रहे थे, हमारी टीम ने उसमें से 4-5 लोगों को टटोला भी, और जिनको टटोला उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी 3 साल की नौकरी होती है, 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया। हमारी टीम से बात करते हुए उन्होंने ये माना कि दरअसल जब आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों पर चलना होगा। ये मायने नहीं रहता है कि आप उस डिपार्टमेंट या उस मंत्रालय को लेकर कितना प्रोग्रेसिव सोच सकते हैं। सरकार में सोचने की क्षमता सिर्फ पीएमओ को है। प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है पीएमओ, और उसमें बैठे हुए जितने भी जो अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जिनकी भर्ती इस दौर में हो रही थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं, ये तमाम चीज़ों को निर्धारित करते हैं। उन्हीं लोगों को वहां लाकर अलग अलग मंत्रालयों को सौंपा जाता है, और यहां तक कि राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। और उनका यह मानना है कि दरअसल 3 बरस बीतने के बाद कुछ लोगों को एक्सटेंशन मिलता है,